आदाब, नमस्कार। पब्लिक इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। और अब तक आप तक ये खबर पहुंच गई होगी। जिनके पास नहीं पहुंची उन लोगों को ये बता दूं कि सोनम वांगचुक को 21वें दिन, यानी कि आज उनके आमरण अनशन का 21वां दिन था। 21वें दिन तड़के सुबह 7 बजे के आसपास दिल्ली पुलिस के जवान, दिल्ली पुलिस के लोगों ने, जो कि कुछ सिविलियन ड्रेस में थे, उन्होंने आकर अभिजीत दिपके जो हैं उनको वहां से उठा लिया है। उठाकर उनको सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया है। और ये बाकायदा तौर पर दिल्ली पुलिस की तरफ से बताया गया है कि उन्हें सफदरजंग अस्पताल जो है वो ले जाया गया है और वो अभी सफदरजंग अस्पताल में है। दिल्ली पुलिस की तरफ से ये कहा गया है कि दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देश के मुताबिक हमने ये काम किया है। उनकी हालत लगातार बिगड़ रही थी और इसीलिए वहां पर आपने देखा होगा कि तमाम राजनीतिक दलों से जुड़े हुए लोग जो हैं वो भी वहां पर पहुंच रहे थे। और इसलिए सोनम वांगचुक जो हैं उनको वहां से हटा लिया गया है, उनको वहां से उठा लिया गया है। अब ऐसे में मैं चाहूंगी कि वो वीडियो जो है, जब उनको वहां से हटाया गया है, किस तरह से पूरी तरीके से सफेद रंग की चादरें जो है इर्द गिर्द वो लगाई गई। और जब चादरें लगाई गई उसके बाद उनको वहां से उठाया गया है। उस वक्त की तस्वीरें हैं जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जिस वक्त दिल्ली पुलिस वहां पर पहुंची, सिविलियन ड्रेस में थी वो। और वहां पर आकर उन्होंने, क्योंकि सुबह सुबह लोग कम होते हैं, वो वहां पर पहुंचे। आप देखिए किस तरह से वहां पर धक्का मुक्की भी होती हुई नजर आ रही है। जहां जो लोग वहां पर मौजूद हैं उस वक्त अभिजीत दिपके नहीं थे, सौरभ दास जैसे लोग नहीं थे। और अभिजीत दिपके, उनका ये कहना है कि वो अपने दोस्त के घर गए थे फ्रेश होने के लिए। हालांकि लोग ये बताते रहे कि रात को वहां पर नहीं रहते हैं और वो सुबह के वक्त कहीं चले जाते हैं। इस तरह की बहुत सारी खबरें, खैर मैं कंफर्म नहीं करूंगी, लेकिन ये तस्वीरें जो हैं ये बता रही हैं कि कैसे, देखिए, सफेद रंग की पूरी चादर से इर्द गिर्द उनको घेरा गया है, सोनम वांगचुक को। और फिर ये वहां से उनको उठाकर ले जाया गया है दिल्ली पुलिस की तरफ से। और उनको सफदरजंग अस्पताल में अभी एडमिट कराया गया है, क्योंकि उनकी हालत, ये कहा जा रहा है कि लगातार बिगड़ रही थी। लगातार वहां डॉक्टर्स आकर हर रोज उनके जो पैरामीटर्स हैं हेल्थ से जुड़े हुए, उन सबको जांच रहे थे, उन सबको देख रहे थे। अब जो अभिजीत दिपके हैं, वो, अब देखिए ये तस्वीरें हैं अभी कुछ देर पहले की। जो अभिजीत दिपके हैं वो वहां पर पहुंचे हैं। हालांकि उससे पहले उन्होंने कहा था कि उनको जंतर मंतर पर नहीं जाने दिया जा रहा है, उनको एंटर नहीं करने दिया जा रहा है। लेकिन फिलहाल वो जंतर मंतर पर है, हाथ में उनके माइक है और वो ये कह रहे हैं कि अगर पुलिस को ये लगता है कि वो इसको खत्म कर देंगे, इस पूरे प्रोटेस्ट को, तो हम ऐसा होने नहीं देंगे। और आरएसएस से लेकर सबका नाम वो लेते हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तानाशाही है, ये तानाशाही सरकार है, ये आरएसएस बीजेपी जो है वो दमन कर रहे हैं। इस तरह की तमाम बातें यहाँ अभिजीत दिपके जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी वो वहां पर साइट पर जो है वो मौजूद है, यानी कि जंतर मंतर पर मौजूद है। मैं आपको ये भी बताती चलूं इस सब के बीच कि सोनम वांगचुक को तो वहां से हटा लिया गया है। जो उनका 21वां दिन था आज उनके फास्ट का। लेकिन जो आइसा से जुड़े हुए जो बच्चे हैं, जो जिनमें से कुछ की तबीयत हालत जो है वो नाजुक है, वो अभी भी वहीं पर हैं। वो अभी भी वहीं पर हैं और उनका आमरण अनशन भी जारी है। ये उस वक्त की तस्वीर है, ये आप देख रहे हैं बीबीसी के हवाले से। जब सोनम वांगचुक को वहां से हटाया गया था तो ये उस वक्त की तस्वीर जो है वो ली गई है। किस तरह से हटाया गया है ये फिलहाल मैं आपको दिखा रही हूँ। लेकिन इस सब के बीच मैं आपको ये भी बता दूं कि जो बाकी बच्चे हैं जो अलग से, यानी कि उनको सेंटर स्टेज नहीं दिया गया था, सेंटर स्टेज सिर्फ सोनम वांगचुक को दिया गया था। वहां पर अभिजीत दिपके और जो जो लोग हैं जिन्होंने इसकी शुरुआत की, वही हमेशा रहते थे, सारे रहते हैं। हम फोटोग्राफ्स खिंचवाने से लेकर, कोई भी बड़ा नेता आए, कोई भी बड़ा लीडर आए, कोई भी सेलिब्रिटी आए जो लगातार वहां पर पहुंच रहे थे, उन सबके साथ फोटो खिंचवाते हुए अभिजीत दिपके और तमाम लोग वहां पर नजर आते रहे आपको। और सोनम वांगचुक से सब मिलने के लिए वहां पर पहुंच रहे थे। लेकिन जो एकदम साइड में आप देखेंगे, वहां पर जो बच्चे जो आइसा से जुड़े हुए हैं, लेफ्ट विंग से जुड़े हुए हैं, वो लगातार जो अनशन कर रहे थे, उनका अनशन अभी भी जारी है, उनका अनशन खत्म नहीं हुआ है। सवाल मैं यहाँ पर सोनम वांगचुक पर नहीं, लेकिन मैं ये सवाल उठा रही हूँ कि क्या एक जान की कीमत दूसरी जान की कीमत से क्या कम होती है? क्या अगर आइसा से जुड़े हुए किसी बच्चे को खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता है तो क्या उनकी जान की कीमत कम है? उनको वहां से इसी तरीके से क्यों नहीं हटाया गया है? उनकी भी तबीयत खराब है।
अगर और उनकी तबीयत भी लगातार डिटेरिएट हो रही है, लेकिन वही बच्चे जो हैं वो लगातार, अब जब सोनम वांगचुक को वहां से हटाया गया है तो उन्होंने कहा है कि जब तक हम आमरण अनशन किए हुए हैं, जब तक हमारी हड़ताल जारी है और जब तक हमारे अंदर हिम्मत है, हम यहीं पर इसी तरीके से डटे रहेंगे, हम यहाँ से नहीं हटेंगे। ये सीधे तौर पर जो आईएसआई से जुड़े हुए बच्चे हैं उनका कहना है, जिसमें आपको पता है कि एक लड़की भी उसमें शामिल है और अभी भी वो आमरण अनशन पर ही है, वो वहां से नहीं हटे हैं। दोबारा से वहां पर मोबिलाइजेशन शुरू हो गया है, लोग पहुंचने शुरू हो गए हैं और ये जो एक तरह से एक डाई डाउन होता हुआ जो नजर आ रहा था, खत्म होता हुआ नजर आ रहा था, ये पूरा का पूरा प्रोटेस्ट, लोग वहां पर जुट नहीं रहे थे, लोग नहीं आ रहे थे वहां पर। जैसे जैसे ये आमरण अनशन की उनकी म्याद जो है वो बढ़ती गई सोनम वांगचुक की, और एकदम से ऐसा लगा जैसे बिल में से तमाम लोग निकल कर आ गए हों। वो लोग जो कभी बोलते नहीं थे, जो कभी नहीं बोले, चाहे ऋतिक रोशन जैसे फिल्म स्टार हो, सोनाक्षी सिन्हा जैसी फिल्म स्टार हो, या और दूसरे फिल्म एक्टर एक्ट्रेसेस हो, या सोशल एक्टिविस्ट हो, जो कभी किसी मामले पर उस तरह से मुखर होकर बोलते हुए कभी नजर नहीं आए। खासतौर पर जो फिल्म एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, आपने नहीं देखा होगा कि वो कभी भी मुसलमानों के ऊपर, दलितों के ऊपर किसी तरह का कोई अत्याचार हो कभी बोलते हुए नजर नहीं आए। अभी भी आप ये देखिए कि जौहर यूनिवर्सिटी जो है उस पर ये कह दिया गया है कि उस पर बुलडोजर चलेगा। 40 में से 38 भवन पर 3000 बच्चे वहां पर पढ़ते हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज से लेकर तमाम तरह के वहां पर कॉलेजेस हैं और उसको अब ढाया जाना है। लेकिन यही तमाम लोग जो सोनम वांगचुक को लेकर हमदर्दी दिखा रहे हैं, सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, दबे अल्फाज में ही सही, ठीक है, आप उनको हमदर्दियां दिखा रहे हैं, लेकिन इन तमाम मामलों पर वो नहीं बोल रहे हैं। आप ये देखिए, जो आदिवासी लगातार अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो उस पर अपनी शैया पर जो है वो लेटे हुए हैं, जो लगातार जिनकी जल जंगल जमीन जो है वो छीनी जा रही है, उस पर आप देखिए ये लोग कभी नहीं बोलते। लगातार मुसलमान लिंच हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं, उन पर ये लोग कभी नहीं बोलते। आपने देखा होगा मुसलमानों के घर बुलडोज हो रहे हैं, उस पर ये कभी नहीं बोलते। उनके हक लगातार छीने जा रहे हैं, उस पर ये लोग कभी नहीं बोलते। आपने ये भी देखा होगा कि लगातार जिस तरह से एसआईआर लाकर वोट की जो ठगी की जा रही है, अब उसको नागरिकता से जोड़ दिया गया है, ये सबसे जरूरी मुद्दा है, उस पर ये लोग कभी नहीं बोलते। कभी इस पर सोनम वांगचुक नहीं बोले, कभी इस पर अभिजीत दिपके नहीं बोले। सोनम वांगचुक ने 370 का सपोर्ट किया था। अब उनको ये लग रहा है कि नीट जैसे मामले पर वो वहां पर बैठे हुए हैं तो पूरा का पूरा देश उनके साथ उठ खड़ा हो जाए। वो पहले राहुल गांधी से लेकर सब पर सवाल उठा रहे थे, पहले उनका सपोर्ट नहीं चाहिए था, फिर उनका सपोर्ट चाहिए था, फिर कहीं ना कहीं हमने देखा कि एक एक करके जो इंडिया गठबंधन से जुड़े हुए जो लोग हैं वो वहां पर पहुंचे। लेकिन जिस तरह का शानदार वेलकम हुआ केजरीवाल का, वैसा वेलकम किसी का नहीं हुआ वहां पर। और वो कैसे वहां पर नारे लगा रहे हैं केजरीवाल कि शिक्षा मंत्री कैसा हो, सोनम वांगचुक जैसा हो। अरे भाई, ये किस तरह की बात है? आपको लगता है कि सोनम वांगचुक को बना दिया जाएगा? और अगर आप इतने ही हमदर्द हैं सोनम वांगचुक के, तो पंजाब में आपकी सरकार है, आप वहां जाकर उनको शिक्षा मंत्री बना दीजिए, पेश करिए आप मिसाल इसकी। अब आप ये देखिए कि मैं आपको एक ट्वीट जो है वो पढ़कर सुनाती हूँ, जो कि राजू पार्लेकर जो है वो उन्होंने ये लिखा है। उन्होंने कहा है कि स्क्रिप्ट में जो लिखा था वो वहां हो रहा है। डील में क्या कहा गया था? आपको कोई रिस्क नहीं होगा, आपको वक्त आने पर अस्पताल ले जाया जाएगा, आपको हीरो बनाकर रखेंगे ताकि आप आगे भी हमारे काम आ सकें। मोटा भाई जबान के पक्के हैं, मोटा भाई यानी कि अमित शाह की वो बात कर रहे हैं, अपने आदमी को वो हवा में नहीं छोड़ेंगे। सोनम इज इन सेफ हैंड्स। सोनम आजम नहीं है, यानी कि वो बात करे आजम खान की, और मोटा भाई समाजवादी नहीं है। सब लिख कर रखिए, इस महाभारत का मैं व्यास हूं। तो ये जो है बात कहते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर राजू पारुलेकर लगातार इसको लेकर क्रिटिकल जो है वो रहे हैं। और क्योंकि वो ये एक ऐसे शख्स हैं जो अन्ना हजारे आंदोलन का हिस्सा रहे। आपने वो तमाम तस्वीरें राजू पारुलेकर की अन्ना के साथ देखी होंगी। उन्होंने इन एंड आउट उसको देखा है, उसको खुद प्रैक्टिकली उसका हिस्सा रहकर देखा है। तो वो ये लगातार ये कह रहे हैं कि अन्ना 2.0 है ये, वो लगातार इस बात पर सवाल उठा रहे हैं। आगे वो लिख रहे हैं, एक और उन्होंने ट्वीट किया है, थैंक यू सोनम जी, राम मंदिर के मुद्दे से परिवार की नाक बचाने के लिए आपका बाकी शुक्रिया। 26 जनवरी 2 + 6 = 8।
वो इस तरह से उस पर कटाक्ष जो है वो करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं राजूपा को लेकर। तो आप ये देखिए कि इसको लेकर लगातार सवाल इसलिए उठ रहे हैं। देखिए, आपकी हमदर्दी सोनम वांगचुक से हो सकती है, मेरी भी हो सकती है, क्योंकि 21 दिन से 20 दिन से वो फास्ट कर रहे थे। एक और तथ्य मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगी। जब लद्दाख में वो अनशन कर रहे थे तो 21वें दिन उन्होंने खुद अपना अनशन तोड़ दिया था। 21वें दिन खुद ही उन्होंने तोड़ दिया था। और ये लगातार ये क्लेम किया गया, कुछ लोग जो सोनम वांगचुक को लेकर क्रिटिकल हैं, उन्होंने ये कहा, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि भाई देखिए, गांधी जी से उनको कंपेयर किया जा रहा था, बापू से कंपेयर किया जा रहा था, पहले अन्ना हजारे को किया जा रहा था, फिर सोनम वांगचुक को किया जाने लगा, और ये सीजेपी की तरफ से किया जा रहा था। और इसको लेकर कांग्रेस के गुरदीप सपल जो उन्होंने आर्टिकल लिखा था कि ये गांधीवादी प्रोटेस्ट नहीं है। और उस पर आप ये देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि ये कहा जा रहा है कि उनकी मियाद जो है वो 21 दिन यानी कि 20 दिन तक ही थी उनकी मियाद। 21वें दिन उनको अपना आमरण अनशन खत्म करना ही था, क्योंकि जब लद्दाख में हुआ था, जब लद्दाख में वो आमरण अनशन पर बैठे थे, जिसके बाद दुनिया ने उनके बारे में जानना शुरू किया था ज्यादा, तो तब जो है आपको मैं बता दूं कि 21वें दिन उन्होंने खुद अपना अनशन तोड़ दिया था। आप जाके इसको गूगल कर सकते हैं, आप जाके इसको चेक कर सकते हैं, आपको खुद पता चल जाएगा कि कैसे उन्होंने 21वें दिन अपना अनशन जो है वो खुद तोड़ दिया था। अब मैं आती हूँ दूसरी बातों पर कि आखिर ये कैसे एक डायवर्जन है, किस तरह से आपको भटकाया जा रहा है, ये इस पर मैं आती हूँ। हो सकता है कि ये कार्यक्रम करने के बाद मुझे बहुत ज्यादा हेट मिले, या हो सकता है लोग मुझे लेकर क्रिटिकल करें कि भाई देखिए, एक शख्स है जिसकी जान जा रही थी, 21 दिन तक वो प्रोटेस्ट कर रहे थे और आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक एक करके इन बातों को समझाना चाहती हूँ। अन्ना हजारे का आपने आंदोलन देखा होगा, उस वक्त मैं भी मेन स्ट्रीम मीडिया में ही काम करती थी। मैंने खुद जाकर उस अन्ना हजारे आंदोलन को ग्राउंड से मैंने उसको कवर किया है, यानी कि उसकी बारीकियों को, उन तमाम चीजों को मैंने खुद वहां जाकर देखा है। मुझे ये पता है कि कैसे ये जो जब आंदोलन हुआ था वो कैसे इनिशियली बहुत ऑर्गेनिक लग रहा था। 24 घंटे वहां पर टीवी चैनल्स मौजूद रहते थे, वो उसको कवर करते थे। बाद में जब उसकी परतें खुलनी शुरू हुई तब ये पता चला कि कैसे ये आंदोलन जो है वो आरएसएस बैक्ड था। आप अगर जेपी आंदोलन की बात करेंगे, उसको भी जनसंघ का सपोर्ट था, तभी वो आंदोलन इतना बड़ा बन पाया था। ये आंदोलन भी आप देखेंगे अन्ना हजारे का, उसको तमाम वहां पर खाने से लेकर तमाम चीजें जो वहां पर पहुंचती थी वो भी आरएसएस बैक्ड था। इसीलिए वहां पर इतने दिन तक जो प्रोटेस्ट वहां पर होता रहा वो इतना स्मूथली वहां पर होता रहा। तब कांग्रेस की सरकार थी, उसने दमन नहीं किया, उसने हटाया नहीं। नतीजा क्या हुआ, आपने देखा कि आम आदमी एक तो पार्टी बनी, दिल्ली से कांग्रेस हटी, यानी कि दिल्ली सरकार में नहीं रही, आपने देखा। और अब भारतीय जनता पार्टी दूसरी तरफ। उससे पहले आपने देखा कि कैसे नरेंद्र मोदी सत्ता में, यानी कि बीजेपी सत्ता में आई, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, 12 साल से वो है, और आप देख रहे हैं कि कैसे अच्छे दिन आप सब लोगों के आए हुए हैं। यहाँ पर जब एक पार्टी, यानी कि राहुल गांधी जब इस मामले को उठा रहे थे, ऑलरेडी वो बहुत ही जो उनके कार्यकर्ता हैं, एनएसयूआई के जो यूथ विंग है, वो सब लगातार सड़क पर थे, वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे, और अभी भी लगातार वो कर रहे हैं। उन्होंने वाटर कैनन झेली, उन्होंने लाठी चार्ज झेला, आपने सब कुछ देखा कि किस तरह का दमन जो है वो किया गया और कैसे आवाज को जो है वो दबाया गया। मेन स्ट्रीम मीडिया ने बिल्कुल एक लाइन भी कहीं उसको नहीं दिखाई। जब वो प्रोटेस्ट ऑलरेडी चल रहा था, राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष, जिनके अपने 100 सांसद हैं, जब वो इस तमाम बातों को उठा रहे थे, तो आप ये कहते कि हम आपकी आवाज में अपनी आवाज को मिलाना चाहते हैं। जब सीजीआई की तरफ से ये कमेंट किया गया था, कॉकरोच जब कहा गया था, और फिर कॉकरोच जनता पार्टी रातों रात बन गई, 22 मिलियन उनके फॉलोअर्स हो गए इंस्टाग्राम पे, जो कहीं भी जमीन पर इसके 1% भी नजर नहीं आए लोग। और अगर लेफ्ट विंग के लोग वहां पर ना होते तो ये इतने लोग भी जो वहां पर थे वो भी नजर नहीं आते। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि जब ये ऑलरेडी प्रोटेस्ट चल रहा था, जब आवाज उठ रही थी, तो क्यों नहीं उनकी आवाज मिलाई गई। मुद्दा तो आपका ये था कि नीट में जो पेपर लीक मामला हो रहा है उसको लेकर। फिर मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या सिर्फ नीट का पेपर लीक तक ही ये मामला है? क्या जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उससे आपका कोई लेना देना नहीं है? 2014 से लेकर अब 26 तक
94,000 स्कूल जो हैं वो बंद हो गए हैं इस एनईपी की वजह से, क्या वो आपका मसला नहीं है? सीबीएसई में जो बदलाव हो रहे हैं, क्या वो आपका मसला नहीं है? जब आप एजुकेशन की बात करते हैं तो जौहर यूनिवर्सिटी जो बंद हो रही है, क्या वो आपका मसला नहीं है? जो छात्रों पर दमन हो रहा है, क्या वो आपका मसला नहीं है? क्या जब आप यूथ की बात करते हैं, जो यूथ पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, क्या वो आपका मसला नहीं है? वो भी तो छात्र ही है ना। जो जिन छात्रों को अलग अलग जगहों पर आवाज उठाने के लिए जेलों में डाला जा रहा है, क्या वो आपका मसला नहीं है? तो ये जो एक तरह से जो ये आवाज उठाई जा रही है, बहुत शैलो लगता है, बहुत ऊपरी, बहुत सतही लगता है। जैसे कॉफी के ऊपर एक झाग सा होता है ना, वो झाग की तरह ये जो पूरा प्रोटेस्ट है, ये फिलहाल जो है वो नजर आता है और साफ तौर पर ये दिख भी रहा है कि ये एक तरह का डाइवर्जन है। क्योंकि आप ये देखिए कि किसी भी चीज, जब आप अगर बदलाव चाहते हैं तो बदलाव सत्ता परिवर्तन के बगैर नहीं हो सकता है। जहां आपकी वोट की ठगी हो रही हो, जहां आपको आप वोट किसको डाल रहे हैं ये भी एक पार्टी इंस्टीट्यूशंस पर कब्जा करके डिसाइड कर रही हो, तो क्या आपको लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्या तमाम चीजों को सॉल्व कर देगा? ये मेरे सवाल हैं जो मैं पूछना चाहती हूँ। क्योंकि आप ये देखिए, लगातार राहुल गांधी वोट चोरी का मामला उठा रहे हैं। आप राहुल गांधी को क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि आप इतने क्रिटिकल, पूरा माहौल है, आप कहाँ चले गए, आप क्यों नहीं जब एक मामले को उठाते हैं तो उसे एक तरह से आप नतीजे तक क्यों नहीं उसको लेकर जाते हैं? इस तरह के सवाल आप कांग्रेस से सबसे उठा सकते हैं और लोकतंत्र में हमें सबको सवाल उठाने का हक है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि वोट चोरी से लेकर तमाम मामले उठा रहे हैं राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी। तो मेरा सवाल ये है कि फिर क्या बिना सत्ता परिवर्तन की कुछ हो सकता है? धर्मेंद्र प्रधान की जगह अगर कोई और आ जाएगा तो क्या चीजें बदल जाएंगी? क्या जो जिस तरह से लगातार बिल पास किए जा रहे हैं, सांसदों को बाहर का रास्ता दिखाकर बिल पास किए जा रहे हैं, जिस तरह से हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, आप किसी और पार्टी के सांसद चुनकर आते हैं किसी और पार्टी के चुनाव चिन्ह पर और आपको जो है खरीद लिया जाता है, ये तमाम चीजें खुले तौर पर हो रही हैं। ये सब कुछ हम 12 साल में देख रहे हैं कि कैसे तमाम इंस्टीट्यूशन और खासतौर पर इलेक्शन कमीशन पर एक जो विपक्ष कहता है, राहुल गांधी कहते हैं कि वो बीजेपी की बी पार्टी है, उस तरह से वो काम करे। हम देख रहे हैं कि कितने बड़े पैमाने पर करोड़ों करोड़ों जो वोटर्स हैं उनके नाम जो है वो काटे जा रहे हैं। अभी हमने पश्चिम बंगाल का इलेक्शन देखा, वहां पर क्या कुछ हुआ। तो एक बड़ा जो जो षड्यंत्र हो रहा है, जो एक बड़ी चीज हो रही है, उससे कहीं ना कहीं माइंड जो है वो डाइवर्ट किया जा रहा है, अटेंशन डाइवर्ट की जा रही है, हेडलाइंस डाइवर्ट की जा रही है। और एक और बात, आपने देखा होगा राम मंदिर का मामला किस तरह से तूल पकड़ रहा था। सरकार पूरी तरीके से घिरी हुई थी कि राम का नाम लेकर आप सत्ता में आए, कि जो जो राम को लेकर आए हैं हम उनको लेकर आएंगे, इस तरह के नारे दिए गए। नरेंद्र मोदी की बड़ी तस्वीर, एक छोटे भगवान राम जो है उनके हाथ पकड़कर वो लेकर जा रहे हैं, वो तमाम चीजें आपने देखी, पूरी तरीके से घिरी हुई थी कि जिस राम मंदिर के नाम पर पूरी सियासत बीजेपी ने अपनी खड़ी की। पूरा आपने लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा से लेकर और अब प्रधानमंत्री बनने तक नरेंद्र मोदी के, और उसके बाद जो जिस तरह का इनॉग्रेशन किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, वो पूरी तरीके से घिरे हुए थे। और इसके अलावा भी दूसरे जो मंदिरों में जिस तरह से दान की चोरी हो रही थी, उस सब का जिस तरह से पर्दाफाश हो रहा था, वो आप देखिए तमाम हेडलाइंस गायब हो गई हैं, सब गायब हो गई हैं। अभी किसकी बात हो रही है? अभी सिर्फ बात हो रही है सोनम वांगचुक के अनशन की, और बात हो रही है सीजेपी की, और इसको और बढ़ने दिया जाएगा। मंडे से शुरू हो रहा है मॉनसून सेशन। मॉनसून सेशन में सीजेपी ने कहा था कि वो वहां तक वॉक करेंगे, यानी कि संसद का घेराव करेंगे, वहां तक वो मार्च करेंगे। लग रहा था कि शायद जिस तरह से दबाव में ये पॉलिटिकल पार्टीज आई थी इंडिया गठबंधन की, कि ये भी हो सकता है उनका साथ देती हुई नजर आए। जब ऐसा लगने लगा सरकार को कि ये तो हो सकता है कि बड़ा हो जाए, तो आप ये देखिए कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज का समर्थन इनको मिलने लगा, तो तब आप ये देखिए कि कैसे सोनम वांगचुक को वहां से हटा लिया गया। और ये भी जिस तरह से राजू पार्लेकर ने जो सवाल उठाए हैं वो भी आपने देखा, तो कहीं ना कहीं उस तरफ भी जो पूरी की पूरी निगाह है या पूरी की पूरी बात है, वो उधर जाती हुई नजर आती है। मैं लगातार इस पर कार्यक्रम करके आपको बता रही हूँ, आगाह कर रही हूँ। अभिजीत दिपके जो हैं वो अमेरिका से यहाँ पर आए हैं, प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा, वो चले जाएंगे, आपके मसले वहीं के वहीं रहेंगे। मेरा सवाल ये है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे भी देते हैं तो क्या वाकई में
आपके लिए बहुत कुछ क्या बदलने जा रहा है, कोई और दूसरा धर्मेंद्र प्रधान आ जाएगा। जब तक पॉलिसीज नहीं बदलेंगी, जब तक सरकार को रियलाइजेशन नहीं होगा कि उसकी गलती है, वो पॉलिसीज जब तक नहीं बदलेंगे तब तक कुछ नहीं होने जा रहा है। आज आप ये देखेंगे कि पूरा का पूरा मोबिलाइजेशन और बड़े पैमाने पर जंतर मंतर पर होता देखेंगे, क्योंकि ये दिखाया जा रहा है कि अभिजीत दिपके जो है उनको मारा गया है। हालांकि उसकी कोई वीडियो हमारे सामने नहीं है, लेकिन वो खुद क्लेम कर रहे हैं कि उनको पीटा गया है, उनको मारा गया है। ये भी क्लेम किया जा रहा है कि जो लोग वहां पर थे, जो प्रोटेस्ट साइट पर थे, उनके साथ भी लाठीचार्ज किया गया है। हालांकि उसकी तस्वीर भी नहीं है, लेकिन मैं इन तमाम बातों पर यकीन कर रही हूँ और ये आपको बता रही हूँ कि ऐसा हुआ होगा वहां पर। तो आप ये देख रहे हैं कि प्रोटेस्ट जो है अब ऐसा लग रहा है कि बढ़ता हुआ जो है वो वहां पर नजर आ रहा है। आज पूरे दिन देखना होगा कि क्या कुछ तस्वीरें वहां से सामने निकल कर आती हैं सोनम वांगचुक को लेकर, क्या कुछ सामने निकल कर आता है और क्या जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं क्या उनका समर्थन वहां पर देखने के लिए मिलता है। एक और बात मैं यहाँ पर रखूंगी कि आपने देखा कि कल किस तरह से राहुल गांधी देहरादून में थे, कितनी बड़ी तादाद में वहां पर छात्र थे और किस तरह से जो अलग अलग लोग हैं उन्होंने वहां पर आकर इसको समर्थन इसको दिया। जो परेड ग्राउंड में राहुल गांधी का ये पूरे की पूरी छात्रों की गूंज का ये कार्यक्रम होना था, वहां परमिशन नहीं दी गई। और फिर आपने देखा कि कैसे किसी और जगह पर उनको परमिशन दी गई, किसी और सिंगर को बुलाकर, एक मशहूर सिंगर को बुलाकर ये कोशिश की गई कि यूथ जो है वो राहुल गांधी के कार्यक्रम में ना जाए। सोचिए आप जरा कि राहुल गांधी के कार्यक्रम में ना जाए, लेकिन बताया गया कि वहां जिस मैदान में ये कार्यक्रम था वहां वो आधे से ज्यादा खाली था और लोग जो हैं, जो छात्र थे, जो यंगस्टर्स थे, वो राहुल गांधी के कार्यक्रम में वहां पर मौजूद थे। और ये साफ तौर पर दिखाता है कि ये कहीं ना कहीं जो राहुल गांधी जिस तरह से छात्रों को लेकर जो सवाल उठा रहे हैं, जो उनकी बात उठा रहे हैं, जेनजी उनसे जुड़ रहा है, उनको ये लगता है कि कोई भी मसला हो राहुल गांधी की तरफ वो देखते हैं कि कम से कम वो इसके ऊपर बात करेंगे, इसके सोल्यूशन की तरफ वो बात करेंगे। कल भी राहुल गांधी जब निकल रहे थे तो उनके काफिले को कुछ लोगों ने रोका, क्योंकि जो पेड़ों की कटाई जिस तरह से वहां हो रही है उसको लेकर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनको लगा कि राहुल गांधी से अगर बात करेंगे तो इस मसले को उठाया जा सकता है, उसका कोई नतीजा निकल सकता है। इन सब से पूरी तरीके से हेडलाइंस को हटा दिया जाए। अब आप ये देखिए कि कल से अब तक आप देख रहे होंगे जिस तरह से जब कोटा में हुआ था राहुल गांधी का कार्यक्रम, तब शायद सरकार को अंदाजा नहीं होगा कि इतना सक्सेसफुल रहेगा, शानदार उनका कार्यक्रम रहा था। अब दोबारा जब उन्होंने किया तो ये भी कार्यक्रम बहुत शानदार रहा, लेकिन देखिए इसको कैसे माइल्ड कर दिया गया, किस तरह से हेडलाइंस से इसको पूरी तरीके से हटाया गया है। और अभी फिलहाल हेडलाइंस में है सीजेपी और सोनम वांगचुक, जिनका अनशन आज तुड़वाया जा सकता है क्योंकि अस्पताल में वो हैं। और उनकी पत्नी का ये कहना है, उनकी पत्नी ने ट्वीट किया है, उनका कहना है कि बिना जो डॉक्टर्स हैं उनके और उनसे परमिशन लिए बगैर कुछ भी सोनम वांगचुक के हलक में नहीं जाना चाहिए, ये उनका कहना है। फिलहाल वो सफदरजंग अस्पताल में है। देखना ये है कि क्या वो जो बच्चे हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्या वो भी उनको भी ले जाया जाता है, ये भी देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। कार्यक्रम कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। नमस्कार।